हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB सीरीज़। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस में चार हमारे इंपॉर्टेंट प्रोसेस आते हैं: डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, बिकॉज आपस में सारे प्रोसेस ही लिंक्ड हैं, खासकर डाइजेस्टिव सिस्टम और जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इसी से मैंने दोनों को साथ में लिया। वैसे तो चारों ही आपस में इंटरलिंक्ड हैं एंड दे फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म इन द ह्यूमन बॉडी। मेटाबॉलिज्म में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है कैटाबॉलिक रिएक्शन और एक होती है एनाबॉलिक रिएक्शन ऑफ प्रोसेसेस। डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेशन इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक वो प्रोसेस होता है जहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स सिंपल में ब्रेक होते हैं। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है एक हमारा कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो ये सारी चीज़ें माइंड मैप पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे पढ़ा देता हूँ, उसके बाद हमारे लिए माइंड मैप बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज माइंड मैप में वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले हमारा जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो हमारी ओरल कैविटी, दैट इज़ हमारे मुंह से ही स्टार्ट होता है, यहाँ से ओरल कैविटी से। और जैसे हम यहाँ पे अपनी ओरल कैविटी में फूड रखते हैं, दैट इज़ अपने माउथ में जैसे ही हम अपना फूड रखते हैं वहीं से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंट ये है कि कौन कौन से एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं डाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है हमारे सेलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है, जिसमें आते हैं पेरोटाइड। ये सब आपको याद नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है, ये सब आपको याद नहीं करने हैं कौन कौन से हैं। बस ये ध्यान रखना है कि सेलिवरी जो ग्लैंड्स हैं वो रिलीज़ करते हैं सलाइवरी एमाइलेज। क्या रिलीज़ करते हैं? सलाइवरी एमाइलेज। ये जो सलाइवरी एमाइलेज होता है इसका काम होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल में ब्रेक करने का काम होता है इसका। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ये होता क्या है? कौन सा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है? तो ये होता है स्टार्च आपका, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं अपना खाना स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं और जो प्लांट्स बनाते हैं वही तो हम खाते हैं। तो जो स्टार्च होता है वो यहाँ पे एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक होता है, पूरी तरह से ब्रेक नहीं होता है ये, ठीक है। सलेवरी एमाइलेज का काफ़ी बड़ा रोल होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल में ब्रेक करने के लिए, बट फर्दर डाइजेशन अब स्टार्ट होगा। और इसके बाद जो है यहाँ पे आपको दिखेगा ईसोफेगस, इसको हम ग्रास नली भी हिंदी में बोलते हैं। इसके थ्रू अब खाना जो है नीचे जाएगा और सीधे जाके लैंड करेगा स्टमक में, दैट इज़ हमारे पेट में। यहाँ पेट में हमारे निकलेगा एक जूस जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, दैट इज़ गैस्ट्रिक अम्ल बोलते हैं इसको हिंदी में। इस गैस्ट्रिक जूस का जो pH वैल्यू होता है वो रफली 1.6 होता है। अभी केमिस्ट्री तो हम लोगों ने पढ़ा, मतलब मान के इतना तो पता ही होगा आई थिंक सभी को कि pH क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे P का जर्मन लैंग्वेज मतलब होता है पोटेंस। तो यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस है विच इज़ हाईली एसिडिक, हम साफ साफ देख सकते हैं 1.6 का मतलब होता है हाईली एसिडिक, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है नेचर में ये। तो ये हाईली एसिडिक है नेचर में। इसका मेन काम होता है पहला तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया खाने में आ गए हैं उनको मारना पहले तो, क्योंकि खाने में मुंह के थ्रू काफ़ी हो सकता है बैक्टीरिया भी हो, तो क्योंकि हाईली एसिडिक मीडियम है तो वहाँ पे मर जाएंगे। अब आपको ये लगेगा कि भाई बीमारी क्यों होती है, तो वो कुछ तो पहुँच ही जाते हैं आगे तक, ठीक है। और ये चलो बाद में मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो है हमारे ये मरते हैं। और दूसरा जो यहाँ पे काम होता है दैट इज़ कि ये मीडियम को एसिडिक इसलिए बनाता है सो दैट इस गैस्ट्रिक जूस में जो पेप्सिन है वो फंक्शन कर सके। अब इस गैस्ट्रिक जूस, ये जो गैस्ट्रिक जूस है ना, इसके दो कंपोनेंट हैं। ये जो हाईली एसिडिक है इसके पीछे का रीज़न है आपका HCl, दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको म्यूरियाटिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसी की वजह से ये एसिडिक नेचर है इसका। और ये एसिडिक नेचर इसने इसलिए क्रिएट किया सो दैट जो पेप्सिन है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। पेप्सिन का फंक्शन होता है कि ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक करता है, लेकिन ये तभी ब्रेक कर पाएगा जब मीडियम इसको एसिडिक मिलेगा और वो HCl कर देगा इसके लिए। अब क्योंकि ये इतना मीडियम एसिडिक है तो जो इसकी इनर डेलिकेट लाइनिंग है, अब तुम्हें याद आ रहा है इनर डेलिकेट लाइनिंग के लिए हमने कौन सा टिश्यू पढ़ा था? इनर डेलिकेट लाइनिंग ऑफ माउथ, ईसोफेगस, क्या पढ़ा था? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज, ठीक। तो अब ये जो इनर लाइनिंग है यहाँ पे डेलिकेट लाइनिंग है, इसको कौन प्रोटेक्ट करेगा इस इतने स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम से? तो इसको प्रोटेक्ट करने का जो काम है वो करेगा यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं श्लेष्मा झिल्ली, ठीक है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन उसको प्रोटेक्ट करेगा। देन अगर हम बात करें
इसके बाद ये जो खाना है यहाँ पे, ये जो खाना है वो खाना अब जाएगा कहाँ पे, खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। ये जो आप राउंडेड स्ट्रक्चर यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे खाना जाएगा और इसको अलाउ कौन करेगा, यहाँ पे हमारी प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं एक, जिनको हम बोलते हैं स्फिंक्टर मसल्स। क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर मसल्स होती हैं। ये अलाउ करती हैं खाने को स्टमक से यानी पेट से छोटी आंत में जाने के लिए। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है हमारा, 3 पार्ट होते हैं इसके, डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला जो सेक्शन होता है डुओडेनम, दूसरा सेक्शन जेजुनम और तीसरा इलियम। इट इज़ दी मेजर साइट फॉर डाइजेशन। ध्यान रखना, मेजर साइट होती है डाइजेशन के लिए जो छोटी आंत होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसकी लंबाई 7 से 8 मीटर होती है। आगे चीज़ें माइंड मैप पे लिखी हुई है, यहाँ पे आप समझिए क्या होता है। तो यहाँ पे एंजाइम का सेक्रीशन होता है। यहाँ पे आपको लिवर दिख रहा होगा ये, और यहाँ पे ये कुछ आपको पत्ती की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है पैनक्रियास। अब लिवर की अगर बात करें, जो आपका यकृत है, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये जो होती है लिवर जो होता है, ये आप मतलब डार्क कलर का होता है, डार्क रेड कलर का होता है। राइट साइड में हमें देखने को मिलता है, राइट साइड ऑफ द बॉडी में डार्क कलर का होता है, ये एब्डोमेन में। अब जो लिवर होता है, मैंने पिछले लेक्चर आपको बताया था, इसमें रीजनरेशन की कैपेबिलिटीज़ होती हैं। जब मैंने आपको एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा था तो हमने देखा था प्लेनेरिया के पास होता है, हाइड्रा के पास होता है, इनके पास पावर ऑफ रीजनरेशन। वैसे ही हमारे लिवर के पास भी होता है पावर ऑफ रीजनरेशन। तो एक्चुअल में ये लिवर एक पर्टिकुलर एंजाइम को क्या करता है, सेक्रीट करता है। लेकिन ये जो एंजाइम है जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है बाइल जूस, वो उसको स्टोर करके रखता है गॉल ब्लैडर, जिसको पित्त की थैली बोलते हैं, हिंदी में इसको पित्त का रस बोलते हैं। ये फेंक के मारेगा इस बाइल जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और बाइल जूस की अगर हम फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे आप फंक्शन देख सकते हैं। फंक्शन क्या है बाइल जूस का, लीवर सेक्रीट करता है, बेसिक मीडियम को बेसिक बनाता है, मीडियम को बेसिक या अल्कलाइन बनाता है। वहीं अगर हम देखें ध्यान से तो स्टमक में जो HCl था, वो HCl क्या कर रहा था, HCl मीडिया, जिसको हम गैस्ट्रिक जूस भी बोल रहे थे, ठीक है। इट किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया, मीडियम को एसिडिक बना रहा था सो दैट पेप्सिन फंक्शन कर सके। पेप्सिन का फंक्शन क्या था, पेप्सिन का फंक्शन क्या था, प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक करने का काम था। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या कर रहा था, प्रोटेक्टिंग द इनर डेलिकेट लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द गैस्ट्रिक जूस। लिवर पे, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, डार्क रेड ब्राउन कलर का होता है, पोजीशन राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन होता है। क्यूपफर सेल्स होती हैं, क्यूपफर सेल्स की वजह से ही पावर ऑफ रीजनरेशन होता है, ठीक है। एंड स्टार शेप्ड फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं, उतना ज़्यादा ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। हिपैटोसाइट्स, अब ध्यान रखना कि लिवर की स्टडी को हम किस नाम से जानते हैं, लिवर की स्टडी को हम बोलते हैं हिपैटोलॉजी, ठीक है। लिवर की स्टडी को बोलते हैं क्या, हिपैटोलॉजी। हिमाटोलॉजी किसकी स्टडी को बोलते हैं, कमेंट में आप बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हिपैटोसाइट और नॉट अ पार्ट ऑफ, ये अभी छोड़ दो, एलिमेंट्री कैनाल में आपको बताऊंगा। देन हम आए थे स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में खाने को लेके आए थे। स्फिंक्टर मसल ने अलाउ किया था फूड को पास करने के लिए। 7 से 8 मीटर लंबा होता है, 3 पार्ट होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम। मेजर पार्ट ऑफ डाइजेशन यहीं पे होता है। लिवर सेक्रीट करता है इसको, ठीक है। लिवर सेक्रीट करता है, लेकिन स्टोर कहाँ पे होता है, स्टोर ये गॉल ब्लैडर में होता है। लिखा होगा, नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। पित्त की थैली में भरा होता है। बेसिक मीडियम होता है, बेसिक जैसे HCl वहाँ पे एसिडिक क्यों था, सो दैट पेप्सिन फंक्शन कर सके ये, और बैक्टीरिया को मारने के लिए। बेसिक इसलिए सो दैट यहाँ पे जो ट्रिप्सिन है वो फंक्शन कर सके। ट्रिप्सिन फंक्शन करे, ट्रिप्सिन कहाँ पे, अभी आएगा ट्रिप्सिन आगे, ठीक है। लेकिन तब तक आप ये बताएंगे मुझे कॉमेंट में, ठीक है, तब तक आप ये बताएंगे कॉमेंट में कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जो हमें वर्म्स देखने को मिलते हैं, वर्म्स जैसे कि राउंड वर्म्स, पिन वर्म्स बताए थे, हुक वर्म्स, ये किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, जिनको हम फाइलेरियल वर्म्स बोलते हैं। फाइलेरिया कॉज कर देते हैं, जिसको एलिफेंटियासिस डिजीज़ बोलते हैं, फाइलेरियल वर्म, जिसका कि उन्मूलन का हमारी गवर्नमेंट ने टारगेट रख रखा है कि 2027 तक फाइलेरिया एलिमिनेट करना है हमें। इसके लिए घर घर दवाई खिलाई जा रही है, डीवर्मिंग करवाया जा रहा है लोगों को। तो बताइए कमेंट में किस फाइलम से बिलोंग करते हैं ये, मैं हिंट देता हूँ आपको। ये सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, ये स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं, बताइए, ठीक है। तो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को, अभी ये बाइल जूस का काम क्या होता है, सिर्फ मीडियम को एसिडिक बनाना नहीं, जो बड़ा फैट ग्लोब्यूल है इसको सिंपलर में फिर स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल में तोड़ना, इसी को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, इसी को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ठीक। इसके बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पैनक्रियाज भी फंक्शन करते हैं। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये पैनक्रियाज, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये पैनक्रियाज,
ये जो पीछे छिपा हुआ बैठा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ये भी अपना फंक्शन दिखाता है। क्या फंक्शन दिखाता है ये पैनक्रियाटिक जूस फेंक के मारता है। और पैनक्रियाटिक जूस क्या होता है? पैनक्रियाटिक जूस में आपका होता है मेनली लाइपेज और ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन ये बेसिक मीडियम, पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों भाई हैं, दोनों का सेम काम है प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में एक तरह से ब्रेक करना, बट वो एसिडिक मीडियम में काम करता है, ये बेसिक। ठीक है, कहीं कहीं आपको लिखेगा प्रोटीन को पेप्टोन में ब्रेक करना। ठीक है, पेप्टोन्स में ब्रेक करना, तो यूजुअली पेप्टोन्स में अगर इस पेप्टोन लिखे आएगा तो ना पेप्सिन मारेंगे। ठीक है, वैसे यूजुअली वही होता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड से ब्रेक करने का काम होता है, वो एसिडिक और ये बेसिक मीडियम में फंक्शन करता है। ठीक है, लिखा हुआ है। लाइपेज क्या करता है? ये फैट को फैटी एसिड में ब्रेक करता है। बड़े बड़े जो फैट का ग्लोब्यूल्स उनको स्मॉलर में तोड़ने का काम बाइल जूस ने किया था, इमल्सिफिकेशन कर दिया था, लेकिन अब उसको फैटी एसिड में ब्रेक करेगा लाइपेज। ठीक, क्लियर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद का एक, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ नोट करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद का एक वो होता है, वो क्या? वो मतलब माल्टेस करके एक होता है, लिख जाओ भाई, वो होता है आपका माल्टेस। ये एक एंजाइम होता है जो क्या करता है? जो करता है ब्रेक किसको? माल्टोज, जो कि एक डाइसैकेराइड शुगर है। डाइसैकेराइड शुगर का मतलब पता है आपको? डाइसैकेराइड मतलब इसको कॉम्प्लेक्स में रख सकते हैं। ठीक है, सिंपल शुगर नहीं है। तो माल्टोज को ये ग्लूकोज में ब्रेक करने का काम करता है। ग्लूकोज होती है वो सिंपल शुगर होती है, इट इज़ अ मोनोसैकेराइड। ठीक है, ये मोनोसैकेराइड होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी जैसे लैक्टोज होती है। ठीक है, लैक्टोज वो भी आपकी डाइसैकेराइड होती है। सुक्रोज भी होती है। अब जैसे लैक्टोज है, ये हमें देखने को मिलती है मिल्क में, ये शुगर जो है मिल्क में देखने को मिलती है। ये हमें सीरियल्स जो हमारे अनाज होते हैं उसमें देखने को मिलती है माल्टोज। क्लियर इतनी चीज़। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हमारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनका नाम है विली। ये विली क्या करते हैं? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, दे हेल्प इंक्रीज दी सरफेस एरिया फॉर फूड एब्जॉर्प्शन। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल्स में इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलते हैं जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, सो दैट फूड जो है बहुत अच्छी तरह से उसका क्या हो जाए? एब्जॉर्प्शन हो जाए। ठीक है, कैपिलरीज अटैच्ड हैं जिसके थ्रू ये जो है हर एक सेल तक पहुँच जाएगा। अब आगे का काम रेस्पिरेशन में होगा। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद जो खाना है, इसके बाद जो खाना है, क्या हो गया यार? ठीक है, इसके बाद जो खाना है वो कहाँ पे पहुँचेगा? इसके बाद खाना पहुँचेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बड़ी आंत। बड़ी आंत ये है बड़ी आंत, जो काफ़ी बड़ी टाइप लग रही है ना, लेकिन लंबी नहीं लग रही होगा आपको। लंबी 1 से 2 मीटर है। स्मॉल इंटेस्टाइन 7 से 8 मीटर लंबी है। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन इज दी साइट ऑफ मेजर डाइजेशन, ध्यान रखना। ठीक है, फिर अगर हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन, बस हमें एक ही पार्ट याद रखना है, दैट इज कोलोन, जिसका काम होता है वाटर एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, जो भी एक्सेस वाटर बनेगा उसको एब्जॉर्ब। अपेंडिक्स जो है ये एक तरह का वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन वो होते हैं जिनको अगर बॉडी से हटा भी दिया जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कान का जो पिन्ना होता है जहाँ बाली पहनी जाती है। ठीक है, तो ये कुछ जैसे कि हमारी कॉकिक्स बोन होती है, स्पाइनल कॉर्ड के एंड में एक बोन होती है छोटी सी, कॉकिक्स बोन। ये सब वेस्टिजियल ऑर्गन्स में आता है बिकॉज इनका कोई काम नहीं होता। देन इसके बाद ये एनस, जिसको गूदा बोलते हैं हिंदी में, वहाँ से पास ऑन हो जाता है। तो जहाँ जहाँ पे आपका खाना गया है फ्रॉम माउथ टू एनस, वो हमारे पार्ट होंगे आहार नली, दैट इज़ एलिमेंट्री कैनाल के। तो एक बार यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को कि एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट तो पहले हमारा माउथ होगा। ठीक है, माउथ होगा। माउथ के बाद कहाँ पे जा रहा है? स्टमक। ठीक है, एक सेकेंड, माउथ के बाद स्टमक। ठीक है, स्टमक के बाद कहाँ पे गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में गया। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद कहाँ पे गया? एनस में गया। यानी कि जो लिवर हो गया हमारा पैनक्रियाज हो गया, ठीक है, ये हमारा पार्ट नहीं होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के, आहार नली के। 1.5 मीटर तकरीबन लंबा होता है, एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम फूड, जो कि मेन काम होता है किसका? ठीक है, कोलोन वगैरह का। ठीक है, रेक्टम की अगर बात करें, स्टोर्स द वेस्ट मटेरियल एंड फर्दर रिलीजेस थ्रू द एनस। तो अभी ये जो खाना हमने खा लिया, ठीक है, जो कि हमारे सेल्स में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, जो खाना होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है ह्यूमन बॉडी में। स्टार्च के रूप में स्टोर होता है प्लांट्स में, ग्लाइकोजन के रूप में ह्यूमन बॉडी में। इसको अब क्या करवाएंगे? इसको ब्रेक करवाएंगे और इससे एनर्जी जनरेट करवाएंगे। बट बिफोर दैट एक क्वेश्चन का आंसर आपने देना है। क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे, पैनक्रियाज कहाँ गया? ये पैनक्रियाज है ना, ठीक है, जो पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज रिलीज़ करते हैं। तो आपको बताना है जो पैनक्रियाज है, मैंने आपको कल बताया था, ये क्या होते हैं हमारे? ये मिक्स्ड ग्लैंड्स होते हैं, मिश्रित ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक है,
यानी कि एंजाइम भी सेक्रीट करती हैं एक्सोक्राइन की ग्लैंड की तरह बिहेव करते हुए, और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करते हुए हार्मोन को भी रिलीज़ करती हैं। तो वो कौन से दो हार्मोन्स हैं आपको बताना है, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, जो कि एक तो हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया दोनों में इन्वॉल्व होते हैं। मतलब कि शुगर लेवल को वो क्या करता है, ग्लाइकोजन को ब्रेक करता है ग्लूकोज में, और एक होता है जो ग्लूकोज को फर्दर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। दोनों का नाम आपको कमेंट में बताना है। ठीक, चलिए तो अभी आते हैं, आगे बढ़ते हैं और आते हैं रेस्पिरेशन पे। रेस्पिरेशन क्या है, एक पहले डीप ब्रीथ लीजिए, रेस्पिरेशन स्टार्ट हो गया यहीं से। अब जब हम लोगों ने सांस ली तो हमारी नेज़ल कैविटी, ठीक है, हमारी नेज़ल जो कैविटी थी उससे हमारा, जैसे कि मुंह से हमारा स्टार्ट हो रहा था डाइजेशन प्रोसेस, वैसे ही हमारी नेज़ल जो कैविटी है वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, नेज़ल कैविटी से स्टार्ट हो जाएगा रेस्पिरेशन। सबसे पहले तो नेज़ल कैविटी में आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो नेज़ल कैविटी में आपको हेयर्स देखने को मिलेंगे, बाल एक तरह से, और म्यूकस देखने को मिलेगा। म्यूकस, इनका काम क्या होता है, सो दैट कि अगर हमने कुछ भी फॉरेन पार्टिकल इस तरह से अगर अंदर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना चला जाए, इसलिए हेयर्स और म्यूकस रहते हैं। म्यूकस रहते हैं सो दैट वो मतलब वहीं पे स्टिक हो जाए नाक में ही। एंड वो हेयर का काम क्या रहता है, हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम टिश्यूज़ में देखा था। सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम टिश्यूज़ में हमने यही देखा था कि सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किसी चीज़ के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, जैसे कि यूटेरस में एग के मूवमेंट को हेल्प करते हैं। आपके यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये म्यूकस को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ये जो हवा है वो जाएगी कहाँ पे, ये जाएगी ट्रैकिया में, जिसको विंड पाइप बोलते हैं। एक्चुअल में इससे पहले भी ये जाएगी यहाँ पे एक फेरिंग्स करके स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे खाना भी जाता है, लेकिन खाना उसके बाद ईसोफेगस में फूड पाइप में चला जाएगा, और उसके बाद जो हवा है वो ट्रैकिया में आ जाएगी। एपिग्लॉटिस करके होता है, जिसको नहीं हम लोग चिड़िया बोलते हैं, पता है हम छोटे में चिड़िया बोलते थे उसको, तो वो अलाउ करती है, वो फ्लैप टाइप स्ट्रक्चर होता है जो अलाउ नहीं करता है खाने को ट्रैकिया में आने से। उसको बोलता है तुम अपने रास्ते और हवा को अपने रास्ते जाने दो। तो ट्रैकिया को ही हम विंड पाइप के नाम से जानते हैं। किस नाम से, विंड पाइप के नाम से जानते हैं। और इसी का अपर पार्ट होता है ये एडम्स एप्पल जो आप देख पा रहे हैं, ये होता है लैरिंग्स, जिसको कि वॉइस बॉक्स के नाम से जाना जाता है। वॉइस बॉक्स, एडम्स एप्पल, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, एडम्स एप्पल। अब ये जो हवा है वो यहाँ पे आ गई विंड पाइप पे, ठीक है। ये साउंड बॉक्स हमने देख लिया, लैरिंग्स जो अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया है, हाँ अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया। अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कुछ, और ये आप पढ़ चुके हैं, क्या है बताइए, ये मैंने आपको पढ़ाया था। ये है हमारी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये क्या है, ये है हमारी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये है हमारी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, यानी कि जो उपास्थि हैं उसकी रिंग्स हैं यहाँ पे दिख रही हैं। कार्टिलेज एक तरह का क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो हमें जो बोन्स होती है उनके जॉइंट्स में भी देखने को मिलता है। उनकी सरफेस को स्मूदन करने का काम भी होता है कार्टिलेज का। ये हमें ईयर्स में, नोज़ में, यहाँ पे भी देखने को मिलता है कार्टिलेज। ठीक, बाकी कनेक्टिव टिश्यू को भी आप जल्दी से रिकॉल कर सकते हैं, जैसे बोन होता है हमारा, ब्लड होता है, लिम्फ होता है, टेंडन होता है, लिगामेंट होता है, ये सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ ही होते हैं हमारे। फिर अगर हम बात करें, ये जो है हवा अंदर जाएगी, ये जो ट्रैकिया है ये बड़े बड़े ये दो में डिवाइड हो जाएगी, इनको बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं इनको, ब्रोंकाई बोलते हैं। और ये जो ब्रोंकाई हैं, ये जो ब्रोंकाई हैं ये फर्दर ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाएंगे, बहुत सारे ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाएंगे। और इन ब्रोंकियोल्स, जिनका स्ट्रक्चर हमें पेड़ की शाखा, पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं उसकी तरह लग रहा है, वहाँ पे आपको ये गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, एकदम मतलब बबल टाइप, और इसको हम बोलते हैं एल्वेलाई। एल्वेलाई में ही एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। कमेंट में आप बताएंगे, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कि प्लांट्स में कहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, प्लांट्स में कहाँ होता है। मैंने आपको, अगर आपको याद हो, एपिडर्मिस पढ़ा रहा था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भाई एपिडर्मिस कॉन्टिन्यूअस सिंगल लेयर्ड सेल होती है पूरे प्लांट की बॉडी में, बट उनका गैसियस एक्सचेंज के लिए स्मॉल होल्स होते हैं। ज़रा बताइए वो कौन से होते हैं, ठीक है। तो एल्वेलाई में आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, तो एक्चुअल में जब हम ब्रीद करते हैं, ये रहा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो एक्चुअल में जब हम ब्रीद करते हैं ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें लिखी हुई। नॉस्ट्रिल में ब्रीदिंग स्टार्ट्स फ्रॉम इट, हेयर्स एंड म्यूकस प्योरीफाई इन द नोज वेयर बोथ फूड एंड एयर एंटर्स, फेरिंग्स होता है, यहाँ पे दोनों जाते हैं। उसके बाद हमारा चला जाता है ये किस में, ट्रैकिया में, और खाना चला जाता है ईसोफेगस में। एडम्स एप्पल, लैरिंग्स, साउंड बॉक्स है होता है आपका। रिब केज क्या होता है, यहाँ पे
ट्रैकिया के बारे में मेंशन नहीं है, ठीक है। ट्रैकिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। ट्रैकिया को विंड पाइप बोलते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। रिब केज क्या है, रिब केज पे भी आते हैं, लेकिन उससे पहले यह समझ लीजिए कि जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भाई आपने सांस लिया तो सांस यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। क्या होता है वहाँ पे, तो जब हम सांस लेते हैं तो एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर डालते हैं। एटमॉस्फेरिक एयर में जब हम बात करें, ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर में अगर हम बात करें, एटमॉस्फेरिक एयर में तो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन से ज़्यादा तो भाई नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो जो भी एयर होती है वो सब अंदर जाती है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, CO2 0.036%, ये सब जाता है अंदर। लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन एक तरह का इनर्ट गैस है, ये रिएक्ट नहीं करेगा, जितना जाएगा उतना बाहर निकल आएगा बिना रिएक्शन के। मेन हमें लेना देना इससे है। ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल होता है रेस्पिरेशन में। कैसे, अभी आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। हमने जब इनहेल किया तो हमने ये लिया, ठीक है, इनहेलेशन के टाइम पे। किसके टाइम पे, इनहेलेशन। एक्सहेलेशन के टाइम पे अगर हम बात करें कि जब हम एक्सहेल करते हैं, जैसे मैंने एक्सहेल किया तो उस टाइम पे कितना CO2 और कितना O2 रिलीज़ होता है, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो O2 की अगर बात करें, 16% O2 निकलता है और CO2 4.4% निकलता है, यानी कि CO2 से ज़्यादा तो O2 ही निकल जाता है एक्सहेलेशन में। अब ये CO2 बना कैसे, क्या इसका मेन पर्पस क्या है जो हमने ब्रीदिंग किया, उसका भी आप एक एक करके भी समझेंगे। तो कैसे हुआ, सारी चीज़ें आप समझ गए। अब ये जो आप यहाँ पे लिखा हुआ था रिब केज के बारे में, रिब केज क्या है, तो एक्चुअली है क्या, यहाँ पे हमारा इस तरह से क्या होता है, रिब केज होता है। यहाँ पे पूरा हमारा हड्डियों का एक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे लंग्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। यहाँ पे मैं नहीं होता तो बना देता हूँ इस चीज़ को, ऐसे करके हमारा पूरा रिब केज होता है ना, होता है कि नहीं होता है रिब केज। वो क्या होता है रिब केज, वो रिब केज एक्चुअल में हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये होता है हमारा रिब केज। और यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो होती है, जो आउटर कवरिंग होती है लंग्स की, इसको बोलते हैं प्ल्यूरा। इसको बोलते हैं प्ल्यूरा, जो कि आउटर कवरिंग होती है किसकी, लंग्स की, फेफड़ों की, ठीक। और कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। और कुछ तो नहीं है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ होती है कि जब हम इनहेल करते हैं, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, देख लेते हैं एक बार। हाँ, देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है यहाँ पे सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, कनेक्टेड टू कैपिलरीज होते हैं, सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन को। अब हाँ, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो जब हम इनहेल करते हैं ना, जब हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो जो रिब केज है, जो बोनी स्ट्रक्चर है, प्रोटेक्ट करता है लंग्स को, ये क्या होता है, ऊपर जाता है, ठीक है। एक्सपैंड नहीं करेगा, ये रिब केज ऊपर जाएगा, ध्यान रखना। एक्सपैंड तो लंग्स करेंगे ना, ये जो है एक्सपैंड नहीं, आपका क्या होगा, ये एक्सपैंड के बजाय ये क्या करेगा, ये मूव्स अप, ठीक है, एंड दिस मूव्स डाउन, ये नीचे जाएगा, ठीक है। एक्सहेल के टाइम पे ऊपर उठेगा। लंग्स क्या होंगे, लंग्स के साथ क्या होगा, लंग्स जो है एक्सपैंड करेंगे, क्योंकि उनमें एयर जा चुकी है ना, फूल चुकी है। किसके टाइम पे, इनहेलेशन के टाइम पे, और एकदम उल्टा हो जाएगा एक्सहेलेशन के टाइम पे। यहाँ पे आपको एक डायफ्रैगम भी देखने को मिलेगा, बना है कि नहीं बना है देख लेते हैं। नहीं बना है। यहाँ पे जो होता है आपका एक डायफ्रैगम टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं डायफ्रैगम। ये जो डायफ्रैगम होता है एकदम उल्टे तरह से बिहेव करता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। जब इनहेलेशन करते हैं तो क्योंकि इनहेल कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो ये लंग्स भर जाएंगे हवा से, तो इस डायफ्रैगम को जगह देनी पड़ेगी। तो ये लंग्स बोलेंगे चल नीचे सरक, ठीक है, सरक। तो डायफ्रैगम को नीचे जाना पड़ेगा जब इनहेलेशन होगा, क्योंकि जब एक्सहेल करेंगे तो इससे जो एयर है वो इट विल मूव आउट, तो लंग्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाएंगे, यानी कि थोड़ा डायफ्रैगम को जगह मिल जाएगी, ये ऊपर आ जाएगा। तो जब हम इनहेल कर रहे थे तो रिब केज ऊपर जा रहा था, डायफ्रैगम नीचे जा रहा है, एक्सहेलेशन में उल्टा है, ठीक। ये भी चीज़ आप समझ गए, डायफ्रैगम वाली भी। एल्वेलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ये। दिस सप्लाइज ऑक्सीजन टू ब्लड कैपिलरीज। ब्लड की कैपिलरीज कनेक्टेड है और ये ब्लड कैपिलरीज को जो है ऑक्सीजन दे देता है डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू, जहाँ पे हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में चीज़ें मूव करती हैं। अब ये जो इसने दिया, क्या जो इसने ऑक्सीजन दिया ब्लड कैपिलरीज को, ये ब्लड में आपका होता है हीमोग्लोबिन, और उसमें होता है हीम विच इज़ हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, आयरन होता है उसमें, और वो हर एक सेल तक
हर एक सेल तक उस ऑक्सीजन को पहुंचा के आएगा, क्योंकि हर एक सेल के अंदर बैठा हुआ है कौन, सॉशस शेप का माइटोकॉन्ड्रिया, जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये क्या है, ये है इनर मेम्ब्रेन, जिसको क्रिस्टे के नाम से जानते हैं। आउटर मेम्ब्रेन तो पोरस होती है और यहीं पे आपका एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं, यानी कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा बोलते हैं। ऐसे ही एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। कैसे? यहाँ पे होता यह है कि 3 फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं। कौन कौन से फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं? एक तो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक, ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनारोबिक, इसको वायुवीय श्वसन, इसको अवायुवीय श्वसन, और ये लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है। होता क्या है कि तीनों ही केस में क्या बनती है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। अगर आप कहें तो यहाँ पे मैं आपके लिए समराइज़ कर देता हूँ, ठीक है, समराइज़ कर देता हूँ तो आपको बेटर तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि देखो होता क्या है ना, एक सेकेंड, होता क्या है कि ग्लूकोज जो होता है पाइरूवेट में टूटता है। सबसे पहला स्टेप तो यही होता है, ग्लूकोज जो होता है पाइरूवेट में टूटता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके बाद जो है 3 ब्रांचेस निकल जाती हैं। सबसे पहले हम वायुवीय श्वसन के बारे में पढ़ते हैं, एरोबिक, और यहाँ पे 2 एटीपी के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। साइटोप्लाज्म आप जानते हैं जेली लाइक स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, किस चीज़ का, एनर्जी बनेगी। पहली बात तो यहाँ पे भी एनर्जी का निर्माण होगा, फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे भी एनर्जी बनेगी, तीनों ही केसेस में एनर्जी बनेगी। डिफरेंस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन में आपका H2O एंड CO2 भी बनेगा। एनर्जी के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 36 ATP के मॉलिक्यूल बनेंगे, वहाँ पे 2 यानी टोटल 38 हो गए। एनर्जी की अगर बात करें, एनर्जी के अलावा, अब ये क्या है, ये एरोबिक है, और ये क्या है, ये ऊपर वाला कर लो तुम एनारोबिक, अवायुवीय श्वसन। ये तो कहाँ पे होता है, पाइरूवेट से एनर्जी टूटी, ये पर्टिकुलर रिएक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ध्यान रखना, ठीक है। तभी इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ये कहाँ पे होगा, ये आपका होगा जैसे ईस्ट हो गया, हमारे खमीर हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इन सब में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो एनर्जी बनी, और इसके अलावा क्या बनेगा एनारोबिक रेस्पिरेशन में, एथेनॉल बन जाएगा, ठीक है, दारू बन जाएगी। तो दारू ऐसे ही बनती है, एथेनॉल, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ही फर्मेंटेशन जो होता है एनारोबिक टाइप रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में। एंड यहाँ पे एनर्जी के अलावा ये क्या है, ये बीच वाला क्या है, ये बीच वाला है मसल सेल में जो होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। मसल सेल में क्या होता है, लैक का मतलब ये होता है कि भाई ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में है, क्योंकि जब कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तब होता है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी में डिमांड ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की, लेकिन हम उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाते, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी होती है मसल सेल्स को, और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड पड़ती है, लेकिन उतना ऑक्सीजन सप्लाई ना होने की वजह से यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो पाता है, कंप्लीट रेस्पिरेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से एनर्जी के साथ साथ यहाँ पे वो जो H2O CO2 की जगह यहाँ पे लैक्टिक एसिड बन जाता है, मसल सेल्स में बन जाता है, जिसकी वजह से ही हमें मसल्स में क्रैम्प्स डेवलप हो जाते हैं मसल्स में, ठीक। वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, मसल सेल्स में क्रैम्प्स डेवलप होते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ख़त्म होता है हमारा ये टॉपिक भी, एक एक करके सारे हमारे निपटते जा रहे हैं, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक होगा क्या, अब हम आगे देखेंगे एक तो सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, और देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। होप यू लाइक दिस वीडियो। और इसका PDF आपको कहाँ मिल जाएगा, PDF आपको मिल जाएगा परमार SSC का जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है, वहाँ पे आपको इसका PDF, ये पूरा माइंड मैप जो यहाँ पे आप देख रहे थे दोनों, वो माइंड मैप, प्रिंटेबल फॉर्मेट में दोनों माइंड मैप, सारी चीज़ें आपको परमार SSC टेलीग्राम पे, और जो लोग क्विज़ नहीं लगा रहे हैं क्विज़ भी लगाते रहिए, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।